हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो एक बार फिर प्रस्तुत हो आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ, जो कि है प्रैक्टिस पेपर नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट, यानी पार्ट नंबर 2। कुछ दिन पहले हमने इसके पार्ट 1 का वीडियो देखा, जिसमें कि हमने 1 मार्क के सारे क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे क्वेश्चंस का थॉरो डिस्कशन किया एंड एक्सप्लेनेशन देखा। एंड एज यू ऑल नो कि पार्ट 2 का मतलब क्या होता है, एंड एज वी ऑल नो कि पार्ट 2 में हम ऑल द 3 मार्कर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो दैट मीन्स कि आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 के ऑल द क्वेश्चंस विच कैरी 3 मार्क्स विल बी डिस्कस्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। So, as always, first of all, we will take the list of the various topics that are going to cover under today's video. And the list start with importance of business environment, then followed by merits of internal sources of recruitment, then types of selection test, then concept of motivation, then features of motivation, then importance of directing, then concept of financial management, and last but not the least, objectives of financial management, that is wealth maximization. मैं आप सभी को बताना चाहूँगा एक एज अ सजेशन, ये जो मैं आपको हर वीडियो के इनिशियल पेज पर टॉपिक्स कवर का लिस्ट ये प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप इसको अपने कॉपीज़ में नोट डाउन नहीं करते हैं या फिर जिस जगह से भी इसको रीड आउट करते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरे इस पेज पे लिखे गए कंटेंट्स का कोई भी यूज़ नहीं होगा। आपको तभी बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से जब आप वीडियो को देखने के साथ साथ इन लिस्ट को भी टिक लगा लें, जिससे आपको ये समझ में आ जाता है कि एटलीस्ट इस पेपर से गो थ्रू करने के बाद कौन कौन से लिस्ट हैं टॉपिक्स के फ्रॉम द सिलेबस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। और इसी तरह से आप अगर प्रीवियस 3 प्रैक्टिस पेपर्स के टोटल वीडियोस में और प्लस इस प्रैक्टिस पेपर के आज के इस वीडियो तक के टोटल लिस्ट को जब आप मैच करेंगे, तो यू विल फाइंड दैट कि आफ्टर फ्यू पेपर्स, दैट इज 2 या 3 पेपर्स के बाद ही आपको कुछ टॉपिक्स रिपीट होते हुए दिखेंगे, एंड दैट इज अ सिंबल दैट कि दीज टॉपिक्स आर टू मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक सजेशन है, आप इसको जरूर से जरूर नोट डाउन करें, अपने नॉलेज में रखिए कि जब आप इस चैप्टर को गो थ्रू करें तो इन टॉपिक्स पे जरूर से जरूर आपको गो थ्रू करना है। So let's start with the first question of today's video, that is question number 21. Early identification gives an opportunity to an enterprise. Be the first to identify opportunity instead of losing them to competitors. Identify the importance of business environment being stated above and explain 2 other points also other than stated the above. तो इस आपको सेंटेंस में एक बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस हाईलाइट किया गया है। पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई करें एंड उसके बाद 2 अदर पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस भी आपको बताने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, जो इसमें नहीं बताए गए। एंड एज यू ऑल नो कि ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, तो बाइफर्केशन क्या होना चाहिए? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस जो कि आपको इस पैराग्राफ में बताया गया है, उसके लिए कितना मार्क्स आप देंगे खुद को? 1, और 2 मार्क्स फॉर अदर 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, जिसमें एक्सप्लेनेशन भी बोला गया है, दैट मीन्स कि 1 मार्क फॉर ईच पॉइंट, है ना। अब 1 नंबर में एक्सप्लेनेशन भी है, हेडिंग भी है, दैट मीन्स हाफ फॉर हेडिंग एंड हाफ फॉर एक्सप्लेनेशन। तो ये चीज़ें आप सबके दिमाग में होनी चाहिए, सो दैट कि आप समझ सको कि कहानी लिख देने से आपको मार्क्स नहीं मिलता है, आपको उसके बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स को समझना होगा, उसी अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है। तो जो पूछा गया था कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस किया गया है, तो वो है एडवांटेज, वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। किसी किसी बुक में ओनली फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिखा होता है एज द हेडिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि यहाँ पे था। अब आइए देखते हैं कहाँ पर ये बात साबित होती है। एग्जाम में तो वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि लाइन कोट्स करे, बट मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ लिखा है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, आप अगर सबसे पहले पहचान जाते हैं अपने अपॉर्चुनिटीज़ को, तो आपको उसका पहला बेनिफिट मिल जाता है।
पहचानने का। अगर आप नहीं पहचानते हैं तो वो आपके कंपटीटर्स को मिल जाता है, यानी आप उसको लूज भी कर सकते हैं। तो दैट शोज कि हमने इंपॉर्टेंस को समझा यहाँ पर एज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो बिजनेस के किसी भी अपॉर्चुनिटी को जो पहले भांप लेता है, जो पहले अंदाजा लगा लेता है, उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज देखने को जरूर मिलता है। नाउ अदर एडवांटेजेस जो कि इसमें नहीं है बट हमसे पूछा गया था एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में, तो उनमें से अगला है आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग्स। तो कई बुक्स में आपको एज अ शॉर्ट हेडिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल भी लिखकर मिलेगा। तो डिटेल में इसकी मीनिंग बनती है आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो देखिए ध्यान से समझने वाली बात है, आपको वार्निंग सिग्नल मिलना है किसका? अपॉर्चुनिटीज का नहीं। वार्निंग सिग्नल मतलब एक तरह से क्या हो, चेतावनी है ना, जैसे स्टॉप, रुकिए, ये एक वार्निंग सिग्नल है आपके लिए। तो यानी किससे आपको बचना है, किससे आपको रुकना है, किससे सावधान होना है। दैट मीन्स आपके अपॉर्चुनिटी से नहीं, आपके थ्रेट्स से जो बिजनेस में आने वाले हैं, आ सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के स्टडी से हमको थ्रेट्स का आइडेंटिफिकेशन मिलता है जो हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल का काम करता है। दैट इज द जेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडिंग। Threats refers to the external environment, trends and changes that will hinder a firm's performance. Hinder का मतलब होता है रुकावटें। Threats work as warning signal for the organization to take suitable actions. By identifying threats and early warning signals, the organization may effectively overcome it by adopting counter strategy. ठीक है, जैसे हम मान लीजिए ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपको एक स्टेशन पर दो ट्रेन खड़ी हुई दिखती हैं और आने वाले स्टॉपेज दोनों के सेम है, और आपके पास ये चॉइस है कि आप ट्रेन को चेंज कर सकते हैं। आप इस ट्रेन में बैठे हैं पिछले 1 घंटे से जो सी स्टेशन पर रुकी पड़ी है, और नेक्स्ट ट्रेन आती है और वो इसी स्टेशन में रुकी है, और दोनों के अब खुलने का टाइम एक जैसा है। बट आप क्योंकि इस ट्रेन में 1 घंटे से रुके हुए हैं, तो आपको पता नहीं कि आने वाले समय में कब खुल जाए, और ये अभी अभी जस्ट आई तो क्या पता ये अभी खुल जाए। तो आपने सोचा कि जिस ट्रेन का ग्रीन सिग्नल मुझे पहले दिख जाएगा मैं उसी में बैठ जाऊंगा और उसी के साथ अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। तो मान लेते हैं आपको इस ट्रेन का ग्रीन सिग्नल दिख गया कि ये ट्रेन ग्रीन सिग्नल दे रही है, दैट मीन्स कि अभी भी ये ट्रेन रुकी रहेगी और ये चलेगी। तो आपने इस सिग्नल को पिक किया, आप समझ गए कि आपके लिए ये ट्रेन एक मौका है कि अगले स्टेशन पर आपको जल्दी पहुंचा देगी, तो आपने इसको पिक कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से एक बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपके लिए किसी ना किसी तरह का एक सिग्नल प्रोवाइड करता है आने वाले समय में जो मुश्किलें आ सकती हैं उनसे बचने के लिए। ठीक है ना। टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एक्ट्स एज वार्निंग सिग्नल्स फॉर अ बिजनेस to prepare itself to modify its working in advance and try to utilize the qualitative information it receive about the competitors. Then second point of importance, helps in tapping useful resources. तो business environment के मदद से आपको एक help और मिलती है, that is importance, कि आप अपने useful resources को better way में use कर पाते हैं। Businessmen have to supply the goods and services according to the demand of the consumers' need. The supply and produce output, they need input like finance, power, machines, raw material, etc. Keeping in mind their availability in environment and demand of output in the market. So the existence enterprise depends on the environment as a source of input. तो इस तरीके से business environment का हम स्टडी हमारे लिए जो यूजफुल रिसोर्सेज हैं उसको बेहतर तरीके से यूज़ करना पॉसिबल बनाता है। नाउ बात करते हैं, क्वेश्चन में बोला गया था कि ये तो आइडेंटिफाई करना है एंड देन अदर 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस जो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए, बट यही 2 पॉइंट्स लिखने हैं, दैट इज़ नॉट द फैक्ट। आपको जो अदर पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस पता है बट वो इस पेज पर आपको नहीं दिख रहा है, तो आप उसको भी एज अ पॉइंट ऑफ आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसका अल्टरनेट नंबर 1, स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो बहुत ही डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का कोई 3 ऑफ मेरिट्स बताने हैं, यानी कि एक्सटर्नल के कंपैरिजन में इंटरनल बेटर क्यों है ये साबित करना है। तो मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स हैं लाइक एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड। तो एक्सटर्नल के मुकाबले इंटरनल में एक फ़ायदा आपको मिलता है कि आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं। क्यों? As a promotion at a higher level may lead to a chain of promotions at a lower levels of the organization. क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि जब हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात कर रहे होते हैं तो उसमें प्रमोशन हमारे लिए एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का काम करता है। तो अगर आप
लाइक ये है आपके मैनेजमेंट के वेरियस लेवल। कल तक आप लोअर लेवल पे वर्क कर रहे थे, अब आपको मौका मिला कि आप इससे मिडिल लेवल पे जा सकते हैं, प्रमोट होकर होकर जा रहे हैं। तो इस तरह से लोअर लेवल पर काम करने वाले लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है कि कल को हमें भी ये मौका मिल सकता है कि हम भी प्रमोट होकर मिडिल लेवल या उससे ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपके लिए, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए मोटिवेशन का काम करता है। एंड आप देख सकते हैं रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है हेडिंग्स को। एंड एज यू ऑल नो, मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं कि हेडिंग्स के लिए आधे नंबर एंड हाफ फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो डू नॉट गिव एनी चांस टू द एग्जामिनर कि आपके वो मार्क्स काट सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंटरनल सोर्सेज सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एज द कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन। और एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि अगर हम इंटरनली सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस को सिंपल कर देता है। क्यों? क्योंकि जिन भी कैंडिडेट्स को हम स्कैन करने वाले हैं या उनके में से कुछ को चुनने वाले हैं फॉर द पोस्ट, तो वो हमारे लिए ऑलरेडी नोन होते हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड हम भी उनको जानते हैं, तो हमारे लिए काम काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है। थर्ड आता है आपका पीपल रिक्रूटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटरनल सोर्स से जो रिक्रूट होते हैं, डू नॉट नीड इंडक्शन ट्रेनिंग। तो देखिए ये एक फायदा मिल गया हमको एज ए हेडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग। अब देखिए यहाँ तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो नॉट वर्ड्स जरूरी था, लेकिन आपको एज अ हेडिंग जब लिखना होगा तो आप लिखेंगे नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग। एंड देन एक्सप्लेनेशन में जो आप देख रहे हैं कि पीपल रिक्रूटेड from within the organization do not need any kind of induction training as the employees are already familiar with the organization। तो सीधी सी बात है, इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है या इंडक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है। जैसे आप किसी फैमिली में जा रहे हैं, आप उसके हेड ऑफ द फैमिली के साथ वर्क करते हैं ऑफिस में, तो आप उसको जानते हैं बट उसके फैमिली को नहीं जानते हैं। उन्होंने आपको डिनर के लिए बुलाया, आप उनके घर जाते हैं, आप उनके घर में मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग होते हैं, जिसमें से आप सिर्फ इनको जानते हैं क्योंकि आप उनके साथ वर्क करते हो, ये आपके बॉस हैं या मान लीजिए कोलीग हैं, बट ये सारे मेंबर्स जो अदर्स हैं आप इनको नहीं जानते हैं। तो ये क्या करेंगे, आते ही आपको मुलाकात कराएंगे कि ये है हमारे फैमिली के हेड है, ये मेरे फादर है या मदर है, ये वाइफ है कि हस्बैंड है, ऐसे ऐसे आपसे क्या कराएंगे, फेस टू फेस मुलाकात कराएंगे। उसी को कहते हैं इंडक्शन। तो इंडक्शन का बेसिकली मतलब यही होता है कि जब हम किसी को अपने ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, मशीनरी, वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स जो आपके वर्क को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन सभी से इंट्रोड्यूस कराना, तो उसी को इंडक्शन कहा जाता है। तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ती इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे थे ऑन द अदर पोस्ट, तो इसलिए वो उन चीज़ों से फैमिलियर होते हैं। दैट इज अ बिग एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट पे आते हैं, दीज और सोर्सेज हेल्प्स इन एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा ये एक डिपार्टमेंट है, ये दूसरा डिपार्टमेंट है, तीसरा डिपार्टमेंट, या इसको ब्रांच मान लीजिए, हमारा पहला ब्रांच, दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच, ठीक है। यहाँ पर आपके जितने भी स्टाफ हैं उसमें से 5 स्टाफ आपके लिए सरप्लस हो रहे हैं, उनके लायक कोई काम इसमें बचा नहीं, तो आप उनको नौकरी से नहीं निकालेंगे, आप उनको सेम पोस्ट पर प्रोवाइड कर देंगे इसमें, अगर यहाँ पे जगह खाली होगी, या कुछ को इसमें और कुछ को इसमें एज नीडेड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो सरप्लस ऑफ स्टाफ होंगे वो आपके ही बिजनेस में एडजस्ट हो जाते हैं और आपको बाहर से किसी को रिक्रूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दीज सोर्सेज हेल्प इन एडजस्टमेंट ऑफ द सरप्लस स्टाफ इन दोज डिपार्टमेंट्स वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। नेक्स्ट आता है आपका फिलिंग्स ऑफ जॉब इंटरनली इज इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। डेफिनेटली अगर आप इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मतलब आपके लिए सस्ता कौन सा पड़ता है, तो इंटरनल डेफिनेटली इकोनॉमिकल है, क्योंकि एक्सटर्नल में आपको वेब पब्लिशिंग करना पड़ सकता है, न्यूज़पेपर में कटिंग्स देने पड़ सकते हैं, एडवर्टीजमेंट वेरियस टाइप्स के देने पड़ सकते हैं, बाय मीन्स लोगों को अवेयर कराना पड़ता है कि आपने किसी पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की है। लेकिन जब आप इंटरनली करते हैं तो आपके स्टाफ को जस्ट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पास करनी होती है, जो कि बातों बातों में पता चल ही जाती है लोगों को, तो देयर इज नॉट अ बिग इशू टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन ऑफ द वैकेंसीज। तो इसलिए आपका जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है काफी इकोनॉमिकल पड़ता है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नाउ एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन, ये कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा, तो इससे पहले कि आप चैनल के इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद खो जाएं, आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का अल्टरनेट नंबर 2।
Explain any 3 selection test used by the management for selecting the employees. तो अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, एक्सप्लेन करने कोई भी 3 सिलेक्शन टेस्ट जो कि मैनेजमेंट यूज करते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज। और आप सभी जानते हैं कि आपके सिलेक्शन टेस्ट टोटल होते हैं कितने, 5। आपको उनमें से कोई 3 ही एक्सप्लेन करना है, बट फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको पांचों के पांचों टेस्ट का 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। तो टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट में पहला आ गया आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ध्यान से देखिए क्या है ये। इट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ psychological types of psychological test which is used to measure the level of intelligence quotient. Intelligence quotient is a full form of IQ. कई लोग जानते हैं IQ, बोलना भी जानते हैं, यूज भी करना जानते हैं, बट फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। तो आप जरूर जानें कि IQ मतलब होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। तो ये एक मेजरमेंट होता है ये जानने के लिए कि व्हाट इज द लेवल ऑफ IQ ऑफ एन इंडिविजुअल। The concept behind this test is to measure the mental age. It is an indicator of a person's intelligence. ठीक है, देखिए मेंटल एज की ये बात क्या मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन आता है, उसका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो एज है हम उससे पता लगाते हैं, तो वो मान चलता है 30 ईयर्स का वो उसकी एज है। लेकिन जब हम उससे कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं तो लगता है कि वो तो 20 साल के बच्चे के बराबर भी या 20 साल किसी मेच्योर पर्सन के बराबर भी जवाब नहीं दे पा रहा है, तो उसकी मेंटल एज 20 ईयर से उससे कम हो गई। लेकिन अगर वो बहुत टफ क्वेश्चन देकर ये साबित करता है कि वो 45 एंड अबव ईयर्स के लोगों की तरह एक्सपीरियंस बात कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भले उसकी एज 30 है लेकिन उसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि वो 45 ईयर्स के लोगों को भी टक्कर दे सकता है। दैट इज कॉल्ड मेंटल एज। तो मेंटल एज का होना बहुत ही जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, सो दैट कि आपका जो रिक्रूटमेंट है, जो सिलेक्शन है, वो बेस्ट हो सके। नेक्स्ट आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। इट मेजर्स द इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका होता है बेसिकली किसी इंडिविजुअल का वो पोटेंशियल साबित करता है या बताता है जिससे आप नए लेवल ऑफ लर्निंग को अपने अंदर अडॉप्ट कर सके। इट इंडिकेट्स हाउ वेल अ पर्सन वुड बी एबल टू परफॉर्म आफ्टर ट्रेनिंग। अगर हम किसी चीज़ को, किसी नए एग्जिस्टिंग चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग किसी को देते हैं तो उसके बाद वो पर्सन उस वर्क को कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है, इसको जानने का तरीका है एप्टीट्यूड टेस्ट। सच टेस्ट आर गुड इंडिसाइजेस ऑफ अ पर्सन्स फ्यूचर सक्सेस स्कोर। और इससे हमें अंदाजा लग पाता है कि फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में वो एक जो एम्प्लॉय है हमारा कितना बेहतर सक्सेस कर सकता है। देन आता है नेक्स्ट आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट मेजर्स वेरियस डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी सच एज अ पर्सन्स इमोशंस, रिएक्शंस, मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम एटसेट्रा। ये पर्सनैलिटी टेस्ट की क्राइटेरिया है। देन आता है आपका ट्रेड टेस्ट। इट इज़ डेवलप टू मेजर द एक्चुअल स्किल्स पोसेस्ड टू परफॉर्म अ जॉब। जैसे मान लो कि आपको किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, आपके पास जो भी उसमें रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास हैं सब के सब, लेकिन मान लो ऐसा हो गया कि पिछले 10 साल से आपने कंप्यूटर को ऑन तक नहीं किया किसी वजह से। आपके पास सारी डिग्रियां हैं पहले की, ठीक है, यानी आप ऐसे तो डिग्री की वजह से एलिजिबल हैं, लेकिन तब क्या होगा कि आपको इसके बेस पर नौकरी दे दी जाए लेकिन आपने 10 साल से कंप्यूटर को टच नहीं किया, यूज़ नहीं किया, तो आप अपडेटेड नहीं है, आप आउटडेटेड हो चुके हैं, आपका सिलेक्शन बेकार हो जाएगा। तो आपको उस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा ये साबित करने के लिए जिस चीज़ की नॉलेज आप रखते हैं बाय मीन्स ऑफ डिग्रीज, आपको उसकी एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। तो आपके फील्ड से रिलेटेड जो टेस्ट है उसी को कहते हैं ट्रेड टेस्ट। ओके, तो ट्रेड टेस्ट मेजर्स द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशंस और टेक्निकल ट्रेनिंग। देन लास्ट आता है आपका इंटरेस्ट टेस्ट। ये है आपका पांचवा और आखिरी टेस्ट। Every individual has more interest in a particular type of job than the others. Interest tests are developed to measure the pattern of interest or involvement of a person for a particular job. अगर आपको भी कहा जाए कि जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपके पास अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, एंड देन उसके बाद इंग्लिश है आपका एज अ सब्जेक्ट, एंड देन हिंदी है या आईपी है आपके पास, या मैथ्स भी है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं। अब अगर हम सोचते हैं कि पाँचों सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट होंगे तो ऐसा नहीं होता। हर बच्चे का कोई एक या कोई 2 ही सब्जेक्ट फेवरेट हो सकता है, सब तो नहीं हो सकता। जैसे किसी का अकाउंट्स फेवरेट है तो किसी का बीएसटी फेवरेट हो सकता है, किसी का इंग्लिश फेवरेट हो सकता है, या किसी का हिंदी या अदर सब्जेक्ट्स। तो इसलिए इंटरेस्ट जानना बड़ा जरूरी है कि उस पर्सन का इंटरेस्ट क्या है, सो दैट कि उसका जो हम पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड एरिया वो जान सके, जो हमारे जॉब के लिए या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट को अचीव करने के लिए बेस्ट साबित कर सकता है। तो जैसा आपने देखा कि ये 5 तरह के टेस्ट हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा था 3, तो उससे ज़्यादा बिल्कुल ना लिखे। अगर आपको लगता है कि 3 की जगह हम 4 या 5 लिख देंगे तो हमको अच्छे नंबर मिलेंगे, तो बता दो कि 3 के बाद चौथा और 5वां आपका चेक ही नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए टाइम अननेसेसरी वेस्ट ना करें।
नेक्स्ट आते हैं 23rd का अल्टरनेट नंबर 1 पर. It refers to the way in which urges, drives, desires, aspirations, strivings, or need direct control and explain the behavior of human beings. Which element of directing is indicated here? आप सभी को पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि यहाँ पूछा क्या है. एलिमेंट किसके? डायरेक्टिंग के एलिमेंट. तो डायरेक्टिंग के एलिमेंट होते हैं कितने? 1, 2, 3 और 4. कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ मैं. एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ द स्टेटेड एलिमेंट. तो आप जिस एलिमेंट को यहाँ पहचानने वाले हैं उसी के आपको क्या करने, 2 फीचर्स को एक्सप्लेन करना है. तो जैसा आप सभी ने देखा स्टेटमेंट में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो कि डायरेक्टली इंडिकेट करती हैं कि जो एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग यहाँ पर आ रहा है वो है आपका मोटिवेशन. नाउ आते हैं आपके नेक्स्ट आंसर की तरफ जो कि है आपका फीचर. और बता दूं एक बार फिर से कि 3 नंबर का ये क्वेश्चन था. एज यू ऑल नो 3 में से 2 हिस्से हो जाते हैं. एक आपका हो जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट और 2 नंबर फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट जो कि आगे पूछा गया आपसे. तो अब हम आते हैं फीचर्स की तरफ. पहला फीचर है आपका मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग. The urges, drives, desires, aspirations, strivings, or need of the human beings, which are internal, influences human behavior. For example, people may have different urges like possessing a car, flat, AC, etc. It may be noted that urges are internal to an individual. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इच्छाएं हैं उनकी, वो इंटरनल होती हैं. किसी के लिए कार मायने रखता है, किसी के लिए फ्लैट, किसी के लिए AC, etc. क्लियर? तो ये एक इंटरनल फीलिंग है, नथिंग एल्स. देन मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. तो ये जो मोटिवेशन होता है ये अमंग द वेरियस सबऑर्डिनेट्स और स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है. मतलब लोगों का माइंड मेकअप हो जाता है कि हमको गोल को अचीव कैसे भी करना है. मोटिवेशन इंड्यूसेस पीपल टू बिहेव इन सच अ मैनर दैट दे कैन अचीव देयर गोल. ठीक है, उनको ये साबित करता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है, हुनर है कि आप उस बिजनेस के जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उसको अचीव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन हैज़ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट अ प्रमोशन ही विल वर्क एफिशिएंटली टू अचीव हिज गोल. ठीक है, हर एक फील्ड में, चाहे वो आपका इंटरेस्टिंग फील्ड हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो, खेलकूद हो, कुछ भी हो, अगर आपके मन में एक आइडिया है, बाय मीन्स आपके ऑब्जेक्टिव्स टारगेट सेट हैं, तो आप अपने आप को हाईली मोटिवेटेड पाते हैं कि मुझे वो चीज़ कैसे भी अचीव करनी ही है. तो इस तरह से मोटिवेशन जो होता है आपके अंदर वो चीज़ लाता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. ठीक है ना. नेक्स्ट आते हैं हमारे अल्टरनेट नंबर 2 की तरफ कि डायरेक्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल इन मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए एक बात लिखी गई है, नेगेटिव स्टेटमेंट है कि डायरेक्टिंग जो है किसी भी तरीके से हमारे मैनेजमेंट में ज़रूरत नहीं है इसकी. तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? डू यू एग्री? गिव 2 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. तो ऐसा नहीं कि ऐसे स्टेटमेंट का जवाब हमेशा नो ही होना चाहिए. यस भी हो सकता है बट फिलहाल तो नहीं हो सकता इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. फिलहाल हमारा आंसर बनता है नो. वी डू नॉट एग्री, आई डू नॉट एग्री विद द अबव स्टेटमेंट. क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि हम उस डायरेक्टिंग के बारे में जानते हैं कि डायरेक्टिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज इट इनिशिएट द एक्शन ऑफ पीपल टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स. ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अपने स्पिरिचुअल स्टोरीज से जो हम सभी सुनते हैं, बचपन सुनते आ रहे हैं. हम जानते हैं कि जो हमारे लॉर्ड हनुमान हैं, ठीक है, उनके पास एक अच्छी शक्ति थी कि वो उड़ सकते हैं हवाओं में, लेकिन कुछ वजहों से उनकी वो शक्ति गॉड ने उनको भुला दी थी. तो उनको ये भी दिया गया था कि अगर लोग उनको याद दिलाते हैं उनके उन बचपन के अचीवमेंट्स को, उन पावर्स को, तो उनको वो सब याद आ जाएगा. और यही होता है जब उनको लंका जा कर के पता लगाना होता है, समुद्र पार करना होता है, तो उनके जो साथी, उनके टीम मेंबर्स होते हैं, वो उनको याद दिलाते हैं कि आपके अंदर इतनी ताकत है. तब उनको याद आता है कि यस वो तो उड़ सकते हैं. तो उस सागर को, समुद्र को पार करके श्रीलंका जाते हैं और वहां आगे का आप सब स्टोरी जानते हैं. तो ये कुछ और नहीं है, मोटिवेशन है जो आपके अंदर के छिपे हुए टैलेंट को आपको उजागर करता है, आपको बताता है कि यस यू नो दिस थिंग. आपके अंदर ये क्रिएटिविटी, आपके अंदर ये टैलेंट है जो आपको सामने शो करना है ना, ताकि आपका जो गोल है वो अचीव हो सके. तो अगर डायरेक्टिंग ये चीज़ कर सकता है तो कैसे आप कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत आपको नहीं है? बिल्कुल आपको इसकी ज़रूरत 100% है. तो देखिए वही पॉइंट्स अब हम जानेंगे जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल इसकी ज़रूरत है, हम अग्री नहीं करते हैं कि ये नहीं ज़रूरत है. तो पहला पॉइंट आता है आपका इनिशिएट एक्शन. तो आपके डायरेक्टिंग से आपको फ़ायदा क्या मिलता है कि आपका एक्शन शुरू हो पाता है, आपका एक्टिविटी शुरू होता है. Directing helps people to initiate action in the organization toward attainment of desired objective. For example,
If a supervisor guides his subordinates and clarifies their doubts in performing a task, it will help the worker to achieve work targets given to them. तो आपको कोई भी काम करने को दे दिया जाए, लेकिन जब तक आपको एक इंस्ट्रक्शन ना मिले, एक डायरेक्शन ना मिले, एक मोटिवेशन ना मिले कि आपको ये करना है, तब तक आप कैसे समझेंगे कि आपको अब फाइनली काम शुरू कर ही देना चाहिए। तो इसीलिए डायरेक्टिंग जो होता है वो आपको इनिशिएट करता है, मदद करता है किसमें, एक्शन के लिए। और एक बात ध्यान रखना आपको, जब आप डायरेक्टिंग की बात कर रहे होंगे तो उस समय आपके दिमाग में जो चारों उसके एलिमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन, सबको दिमाग में रख करके आप बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट। हम सभी जानते हैं कि हम एक टीम एक्टिविटी की, टीम एफर्ट्स की बात कर रहे होते हैं। हमें अगर किसी टारगेट को अचीव करना है, दैट इज ग्रुप गोल, तो सबके एफर्ट्स में इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, और डायरेक्शन ये करके दिखाता है, टीम स्पिरिट डेवलप कराता है। Directing integrates employees' effort in the organization in such a way that every individual's efforts contributes to the organizational performance. Thus, it ensures the individual's work for organizational goal. Then third point of importance is reason is guides employees to realize their potential. तो ये एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, अंडरस्टैंड कराता है, पहचानने में कि उनका पोटेंशियल क्या है। Directing guides employees to fully realize their potential and capabilities by motivating and providing effective leadership. तो आप देख सकते हैं, हम बात तो अभी डायरेक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मोटिवेशन या फिर यहाँ पर लीडरशिप की बात आ गई ना, तो इसलिए मैंने कहा था जब आप डायरेक्टिंग की बात करें, उसके इंपॉर्टेंस को बताना चाहते हैं, तो उसमें आप मोटिवेशन, लीडरशिप या और भी जो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं एज एन एलिमेंट, उसके भी कॉन्सेप्ट्स को रख कर बताएंगे। अ गुड लीडर can always identify the potential of his employee and motivate them to extract work up to their full potential. देखिए, जैसे आप अगर क्रिकेट देखते हैं तो मान लीजिए आपके जो ओपनर बैट्समैन हैं, अगर वो किसी तरह से इंजर्ड हैं, वो उस दिन बैटिंग नहीं कर सकते, लेकिन आपने सोचा कि जो हमारा टेलेंडर है, बॉलर है, जिसको बैटिंग अभी ठीक से नहीं आता है, हम उसको फॉर द टाइम बिंग भेज देते हैं एज ओपनर कि जाओ तुम ट्राई करो। वो बोलेगा मुझे तो बैटिंग ही नहीं ठीक से आती, मैं क्या बैटिंग करूंगा। तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि देखो ऐसा है कि आपको लास्ट में जब मौका मिलेगा तो वैसे भी आप खेल नहीं पाओगे, आपको आउट होना ही होना है, तो आप अभी भी जाओ, आउट हो गए तो हो के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लो आपने 2-4 शॉट्स अच्छे लगा दिए, रन बना दिए, तो टीम का फायदा ही फायदा उसमें है ना। तो ये सोच करके उसने उसको ओपन किया। और कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में बॉलर्स जब ओपनिंग करने आते हैं तो उस मैच में अलग ही एक रोमांच आ जाता है ना। तो ये होता है हिडन टैलेंट को सामने लाना, एम्प्लॉयज़ को गाइड करके। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेट चेंजेस। तो डायरेक्टिंग आपको चेंज को अप्लाई करने में हेल्पफुल होता है। Directing facilitate introduction of needed changes in the organization. Generally, people have a tendency to resist changes in the organization. Effective directing through motivation, communication, and leadership helps to reduce such resistance and develop require cooperation एंड इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक बॉलर ये कह सकता है कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा तो काम बॉलिंग करना है, और जब विकेट से नहीं गिरे हैं ओपन करना है तो मैं क्यों जाऊँ, कोई और जाए, आप जाओ, खुद से चले जाओ, ये वो कह सकता है। लेकिन हमारा ही काम है कि हम उस चेंज को उसके अंदर लागू करने की कैपेबिलिटी डेवलप करें, उसको मोटिवेट करें कि नहीं आप ये काम कर सकते हो, यू ऑल्सो पोसेस सच काइंड ऑफ टैलेंट, है ना। तो इस तरह से जो चेंजेस होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते समय एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे ऑलवेज उसको रेसिस्ट करते हैं, तो उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होने के लिए आपको ये हेल्पफुल करता है। एंड देन आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिवली डायरेक्टिंग helps to bring stability and balance in the organization since it foster cooperation and commitment among the employee and helps in achieving balance among various groups, activities and the departments. तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने 5 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस हैं डायरेक्टिंग के। बट जैसा कि हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अपने आंसर के सपोर्ट में 2 रीजंस लिखे हैं, तो 2 रीजंस हम कोई भी इसमें से दे सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग बतानी है और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब कह रहे हैं कि ये कंसर्न करता है, रिलेट करता है किससे, मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड से। मतलब फ्लो ऑफ फंड्स ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है,
इनफ्लो ऑफ फंड्स एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। बिजनेस में फंड्स आप ला रहे हैं मार्केट से और यहाँ से आप पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, क्लियर, या फिर अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए खर्च कर रहे हैं। तो इन सभी का मैनेजमेंट है, जिसमें डिसीजंस लिए जाते हैं रिलेटिंग टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, मतलब आप कहाँ से फंड लेना चाहते हैं, इक्विटी से, डिबेंचर से, लोन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कहाँ से, देन उसको इन्वेस्ट कहाँ करेंगे आप, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप लेंगे, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स, मतलब आपका डिविडेंड डिसीजन बेसिकली कहा जा सकता है, वो भी इसमें लिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ इसकी मीनिंग को और आसान करने के लिए एक और मीनिंग लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जिस तरह से नॉर्मल मैनेजमेंट के लिए हम डिफाइन करते हैं, उसी तरह से फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग। स्टाफिंग तो ऑब्वियसली नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे कोई पीपल की तो बात हो नहीं रही, यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स की बात हो रही है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। नाउ अब पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो बताना चाहूंगा आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट का एक लौता ऑब्जेक्टिव है, वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक, देखिए ये क्या है। The objective of financial management is to maximize shareholders' wealth, that is, to maximize the market price of the equity shareholders of the company. This is because a company's funds belongs to the shareholders, and the manner in which these are invested in the return earned on them determines the market value of price of shares। देखिए इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि मान लीजिए कि मिस्टर ए है एक शेयर होल्डर, ठीक है, उसने आपकी कंपनी में 1000 शेयर्स को परचेज किया, और जब परचेज किया था तो उसका परचेजिंग कॉस्ट था 100 पर शेयर। तो उसने आपकी कंपनी में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाया था, 1 लाख रुपीस का, ये उसका इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट था। नाउ कंपनी ने अपने परफॉर्मेंसेस को बेहतर करते हुए, या कहें तो EBIT EPS एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया, और जिसके बेस पर मार्केट में, प्रेजेंटली मार्केट में उस शेयर्स का जिसका उस समय रेट था 100, वो मार्केट में अब हो चुका है 130 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। तो आज प्रेजेंट मार्केट प्राइस उसके शेयर्स का कितना होगा, तो 1000 शेयर्स थे उसके पास, और हर शेयर्स अगर मार्केट में 130 रुपीज़ का प्रेजेंटली है, तो ये हो जाएगा आपका 1.3 लैक्स, जबकि उसने खरीदा कितने में था, 1 लाख में। तो 1 लाख के शेयर्स का इंक्रीज्ड रेट इस समय है 1.3 लैक्स। दैट मीन्स इस तरह से मिस्टर ए को 30,000 रुपीज़ का एक गेन निकल के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो, जिसमें आज हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है उन सभी क्वेश्चंस को जो कि 3 मार्कर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक। एंड आई होप कि जो सारे एक्सप्लेनेशन थे, जो सारे पॉइंट्स थे, जो डिस्कशंस थे क्वेश्चंस के, वो सब आप सभी को समझ में आए हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। चैनल में पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर चैनल अच्छा लगा आपको तो अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।